हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 आई गेस पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम कुछ सर्टेन टॉपिक्स आज कवर करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि मीनिंग ऑफ स्टाफिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो देखिए स्टाफिंग है क्या। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इर्रेस्पेक्टिव छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाती हो, गुड्स में डील करती हो या सर्विसेज में डील करती हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को हायर करती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से ही चलती हैं और ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं हम लोग स्टाफिंग में। तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वी हायर एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। हेयर वी हायर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर आर स्पेसिफिक पोजीशंस। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करती हैं जब उनके पास प्रॉपर मैन पावर होती है। ऑल्दो देखो प्लान्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब प्लानिंग इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट प्लानिंग के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 क्रिकेट की टीम्स हैं, बहुत प्रॉपर प्लानिंग हुई है क्रिकेट की टीम को सिलेक्शन करते समय, सारी चीज़ करते समय, लेकिन अगर प्रॉपर क्रिकेट की टीम नहीं है, मतलब प्रॉपर प्लेयर्स नहीं है, तो जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मतलब 2 टीम्स खेल रही हैं तो बहुत हद तक वही टीम जीतेगी जिसके पास अच्छे प्लेयर्स होंगे। और अच्छे प्लेयर्स कैसे आएंगे? बेस्ट स्टाफिंग के थ्रू, यानी बेस्ट सेलेक्शन के थ्रू। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट हैव अपॉइंट द राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस को अच्छे लोगों से फिल करें। तो स्टाफिंग बेसिकली क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स को लेकर के आ रही है। देखो आज के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशंस को ये रियलाइज़ हो चुका है कि देखो मनी एक तरफ, रिसोर्सेज एक तरफ, मशीनरी एक तरफ, लेकिन एम्प्लॉयज़ एक तरफ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंपटीशन को आराम से बेयर कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ आए। अब स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ आते कहाँ से हैं? तो उसके लिए हमने पिछले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कितने सब डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कितने डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स होगी, तो उस हिसाब से फर्दर स्टाफिंग होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमें मिला था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, उसी के थ्रू फर्दर स्टाफिंग होती है। देखो हम स्क्रीन पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक कंपनी है जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, फूड प्रोडक्ट बनाती है, एडमिन एंड फाइनेंस। ये हमने लास्ट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी समझा था इसी पिक्चर को देखते हुए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियर कट डिज़ाइन होता है, क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए हमारे को कितने डिपार्टमेंट लगेंगे, कितने सब डिपार्टमेंट्स लगेंगे, उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की जाती है। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी करती है और एक एग्जिस्टिंग पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, कभी वो रिटायर हो जाते हैं, कभी वो खुद छोड़ के जाते हैं। इसके अपार्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम नए प्लान्स लेती है, नए प्रोजेक्ट बनाती है, तब भी उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है उन प्लान्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो स्टाफिंग एज ए काइंड ऑफ फंक्शन जो कि रेगुलरली चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक में आगे पढ़ते हैं, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस। तो स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस देखिए आपको अभी दिखाते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज फिलिंग जॉब्स बाय कॉम्पिटेंट पर्सोनेल।
देखो स्टाफिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ के थ्रू फिल हों। मतलब उसको फिल करने के लिए उस प्रोसेस में मतलब स्टाफिंग में ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए जिन भी एम्प्लॉयज़ को हम लेकर के आ रहे हैं वो मोस्ट सूटेबल हों उस जॉब के लिए, मोस्ट कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ हों, उनके अंदर उनके अंदर स्किल सबसे ज़्यादा हों, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जाता है स्टाफिंग में। फिर इसके बाद है बेटर परफॉर्मेंस। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्स कैसी है। जितनी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स होगी, जितनी ट्रेंड क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स होगी, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस वो ऑर्गेनाइजेशन दे रही होगी। तो स्टाफिंग ये इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी ह्यूमन रिसोर्स आए, सही लोग आएँ, ट्रेंड मैनेज्ड लोग आएँ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए आज के टाइम पर हम ये मानते हैं कि देखो एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी प्लान्स बना रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक आप ही की कंपनी नहीं है मार्केट के अंदर, आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, उनके पास प्लान्स भी हैं, उनके पास प्रोडक्ट भी हैं, उनके पास भी माइंड है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके पास अच्छी ह्यूमन रिसोर्स होती है तो वो आराम से इन सिचुएशंस में सर्वाइव कर ले जाती हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशंस है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें वो सर्वाइव कर ले जाती है और ग्रोथ हो जाती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास मोस्ट कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ होते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके सर्वाइवल और ग्रोथ एक नॉर्मल कंपनीज से ज़्यादा रहती हैं, राइट। इसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखो स्टाफिंग फंक्शन जब हम करते हैं तो उसको करने से पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें कितने और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि ये डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए कितने और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, उतने ही लोग लेकर के आते हैं जितने एक्चुअली ज़रूरत है, और जिस तरह के लोग चाहिए होते हैं उसी तरह के लोगों को लाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। मतलब ये भी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि काम को आराम से हैंडल कितने लोग कर सकते हैं। तो देखो इससे ना कन्फ्यूजन क्योस भी नहीं होता, एम्प्लॉयज़ आराम से काम करते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज वाइजली यूज़ होती हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है जब प्रॉपर प्लानिंग से आप स्टाफिंग करते हैं, राइट। इसके बाद है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, तो बेटा ध्यान से समझना, स्टाफिंग फंक्शन में हम सिर्फ एम्प्लॉय को लाते ही नहीं हैं। सबसे पहले स्टाफिंग फंक्शन ये इंश्योर करती है कि बेस्ट एम्प्लॉय आए। बेस्ट से मतलब जो उस पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट है वो आए। अब देखिए ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉय को हम लेते हैं या हम फ्रेशर को भी लेते हैं, तो भी हम उसी फ्रेशर को लेते हैं जो उस काम को करने के लिए मोस्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जस्ट इन केस किसी एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग है, यानी उसके पास सेल्स से रिलेटेड ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब स्टाफिंग करते समय ऑर्गेनाइजेशन ने उस एम्प्लॉय को सेल्स में रख लिया, तो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं सेल्स करने के। अभी इसके अलावा कंपनी उसको टाइम टू टाइम और ट्रेंड करेगी, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए उसको नई टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो इससे क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड था, दोबारा ट्रेनिंग मिली और ब्रशअप हो गया, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम उसी कैरियर प्लानिंग भी करते हैं। कैरियर प्लानिंग मतलब कि आज हमने एक एम्प्लॉय को किसी एक पोस्ट के लिए रखा है, या आज हमने एम्प्लॉय को L1 पोस्ट के लिए रखा है, तो अब फर्दर हम ये सोचेंगे कि इसको L2 ग्रेड कैसे दिया जाए, तो उसके लिए कैरियर प्लानिंग भी की जाती है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को रखती है, प्रॉपर उसके लिए मैन पावर उसके लिए कैरियर प्लानिंग करती रहती है, टाइम टू टाइम सैलरीज देती है, सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है और मोरल भी बढ़ता है। उसको लगता है कि वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिसमें उसको फर्दर ग्रोथ भी मिलेगी और उसकी सैलरीज भी इंक्रीज़ होती रहती है, राइट। इसके बाद अब आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। देखिए वैसे तो ये CBSE में बहुत ज़्यादा आता नहीं है ये टॉपिक, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की बुक में तो हमको पढ़ना पड़ेगा।
तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पूरा मैनेजमेंट है और स्टाफिंग एक प्रोसेस है। मेरी बात समझ रहे हैं? स्टाफिंग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज से रिलेटेड टोटल मैनेजमेंट किया जाता है और स्टाफिंग जो है वो जस्ट एक पार्ट है, एक काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब HRM का पर्पस क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड ह्यूमंस लेकर के आए, ट्रेंड क्वालिफाइड लोगों को लेकर के आए। देयरफॉर बिग एंटरप्राइज क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती हैं, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें कई बार जो ओनर्स हैं या जो सीनियर लेवल के मैनेजर्स हैं वही स्टाफिंग फंक्शन कर देते हैं, या वही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के काम वो खुद हैंडल कर लेते हैं, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, राइट। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स पर ही डिपेंड करती है। जितनी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स होगी वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ह्यूमंस को लाने का जो काम होता है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अब हमें ये समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारे काम करती है, उसमें से स्टाफिंग एक उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता क्या क्या है या हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो ऑल तो बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे, राइट। अभी आपकी स्क्रीन पे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने समझा था। मैन पावर प्लानिंग में ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव करने के लिए कितने, हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने और किस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है। तो उसके बाद स्टाफिंग की जाती है, राइट। अब पहले मैन पावर प्लानिंग में डिसाइड हो गया जी हमें ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की ज़रूरत है, 2 सेल्स के लिए चाहिए, 3 प्रोडक्शन के लिए चाहिए, 1 ह्यूमन रिसोर्स के लिए चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो हो गई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कितने और किस तरह के लोग चाहिए। अब नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। अब जितने लोग चाहिए उनको लेकर के आना इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब जब वैकेंट जॉब पोजीशंस क्रिएट की हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ भी लाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब्स देना। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ऑलरेडी एम्प्लॉई हो सकता है कि वो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो भी वो काम करने के लिए आपने रखा है ऑलरेडी उसके पास ट्रेनिंग है। लेकिन देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने काम करने के पैटर्न डिफरेंट होते हैं, मेथड डिफरेंट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अपने तरीके से काम करना ज़रूर सिखाती है, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, यानी उसके स्किल्स को अपग्रेड करना, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है, उसको ओवरऑल ग्रूम करना। ओवरऑल ग्रूम करना मतलब उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रूम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी स्टाफिंग का काम है। इसके बाद है कॉम्पनसेशंस एंड रेम्यूनरेशन। देखिए एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने आया है तो देखिए उसको आप कुछ सैलरीज तो देंगे, वेजेस तो देंगे, वो आपको इतनी मेहनत कर रहा है आपके यहाँ पर, तो आप उसको कॉम्पनसेट करेंगे, राइट। तो कॉम्पनसेशन एंड रिम्यूनरेशन ये भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और फिर उसको फीडबैक देना कि वो कैसा काम कर रहा है, राइट। मेंटेनिंग रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना ताकि एम्प्लॉयज़ खुद से कुछ ट्रेड यूनियन ना इस्टेब्लिश कर लें, ये भी अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। गिविंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू द पीपल, मतलब देखो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी करना, लाइक उनको पेंशन्स देना, उनको ग्रेचुइटीज़ देना, ठीक है, ये सब करना। जैसे इसमें लिखा ना कि लीगल प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन की। डीलिंग विद लीगल प्रोसीजर्स, मतलब जो भी लीगल प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, लेबर एक्ट या लेबर लॉ जो भी बना है उसको फॉलो करना, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। तो ये स्क्रीन पर जो काम दिखाई दे रहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ये छोटा मतलब बहुत सारे काम करती है, उनमें से ये कुछ कॉमन कुछ काम है। अब इसमें ही स्टाफिंग आ जाता है, राइट। तो स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए मेरी एक बात, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास अपना खुद का सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है
देखो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास अपना खुद का एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो जो जिन कंपनीज के पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो 5 स्टेप्स परफॉर्म करती हैं स्टाफिंग के। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स या सीनियर मैनेजमेंट ही स्टाफिंग करते हैं, वो ये 8 स्टेप्स फॉलो करती हैं, राइट। अभी हमें ये 8 के 8 स्टेप्स ही पढ़ने हैं, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 8 के 8 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ठीक है। जिसपे सबसे पहला जो स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोसेस याद करने हैं, जैसे हम स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रोसेस याद करने हैं तो थिंक योरसेल्फ लाइक मैनेजर्स, थिंक योरसेल्फ लाइक मैनेजर्स। आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देख लीजिए, जल्दी से याद हो जाएगा। तो थिंक योरसेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ मैनेजर ऑफ योर कंपनी और एनी बिग इंस्टीट्यूशन। मतलब अपने आप को एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करो कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करनी है तो आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसा सोचते हो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट करती है कि काम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितने और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। कितने मतलब हाउ मेनी, और किस तरह के, कि भाई वो ट्रेंड चाहिए, सेमी ट्रेंड चाहिए, फुल ट्रेंड चाहिए या अनट्रेंड चाहिए, ठीक है, कौन से सेक्टर से चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, ये डिसाइड करना। तो पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्क है उसको कंप्लीट स्मूथली हैंडल करने के लिए आपको कितने और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहला है वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन ये समझने की कोशिश करती हैं कि उनके पास एक्चुअल वर्क लोड कितना है, यानी कितने डिपार्टमेंट, कितने प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस वो परफॉर्म करती हैं, उन प्रोसेस में कितने लोग चाहिए उस प्रोसेस को ईजिली करने के लिए, राइट। तो कितने डिपार्टमेंट, कितने सब डिपार्टमेंट्स, कितना उसके पास वर्क लोड है। तो सबसे पहले वर्क लोड एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड, ये नहीं देखते कितना काम कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड ये डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि अब कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। जस्ट इन केस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लोड एनालिसिस में ये समझ में आ गया कि हमें 100 लोग चाहिए और वो कितने किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए हमें पता चल गया, ये हो गया वर्क लोड एनालिसिस। यानी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 100 लोग चाहिए, ये वर्क लोड एनालिसिस है। और वो 100 लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, ये भी वर्क लोड एनालिसिस है। अब वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि अब एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके पास ऑलरेडी हैं। अगर देखो एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है तो एक भी लोग नहीं, एक भी एम्प्लॉय नहीं है आपके पास, या कुछ एम्प्लॉयज़ ही हैं। लेकिन अगर ये पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पहले से काम कर रही है तो वर्क फोर्स एनालिसिस में कुछ नंबर आएगा। अब वर्क फोर्स एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा, ये दोनों को करने के बाद कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने से आपको पता चल जाएगा जी कंपनी के अंदर ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है। जैसे आपको 100 लोग चाहिए वर्कलोड एनालिसिस में, वर्क फोर्स में आपको पता चल गया 85 लोग हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी, अब आपको 15 लोग चाहिए। अब 15 लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए ये भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क लोड ज़्यादा है और वर्क फोर्स कम है। और जस्ट इन केस ऑर्गेनाइजेशन में 100 ही लोग चाहिए आपको काम करने के लिए, लेकिन आपने जब वर्क फोर्स देखी तो 105 लोग काम कर रहे हैं। अब 105 लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई डिपार्टमेंट तो ऐसा है जिसमें ओवर स्टाफिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लोग कम है। तो अब यहाँ पर आप रीशिफ्टिंग करेंगे और 5 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको टर्मिनेट या ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके बाद है रिक्रूटमेंट। अब जस्ट इन केस आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस को कंपेयर करके 10 लोग पता चले कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड 10 पीपल, 10 लोगों की आवश्यकता है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज़रूरत है ये भी पता चल गई। अब नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट। अब आप मुझे सोच के बताओ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि 10 लोग चाहिए तो 10 ही लोग आए इंटरव्यू देने के लिए,
ठीक है, ऐसा नहीं चाहेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि 10 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो हर डिपार्टमेंट में कम से कम हमारे पास मतलब कम से कम आपको 5-5, जैसे ऐसे समझ लीजिए 10 लोग चाहिए, तो एटलीस्ट 20 लोग तो आए इंटरव्यू देने के लिए, यानी हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, ताकि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हों। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हो, जिससे उनको अच्छा कैंडिडेट चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे छोटी सी बात है, आपको मान लीजिए 5 ड्रेस खरीदने मार्केट में जाना है, तो आप किसी ऐसी दुकान को देखोगे जिसमें सिर्फ 5 ही ड्रेस मिलती हैं, या ऐसी दुकान पे जाओगे, ऐसे शोरूम पे जाओगे जहाँ नंबर ऑफ़ ड्रेसेस हैं, उनमें से 5 आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपको मालूम है आपका आंसर क्या है। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो ज़्यादा चॉइसेस होंगी। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर वी इंड्यूस और वेयर वी motivate or encourage people to apply in our organization, to apply in for the vacant job positions in our organizations. तो ये रिक्रूटमेंट हो गया। अब आपको 10 लोग चाहिए, 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, 20 नहीं रख सकते, रखने 10 ही हैं। तो अब उन 10 लोगों में से, उन 20 लोगों में से जो 10 बेस्ट हैं, जो सबसे, जिनके पास हाई कैलिबर है, जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा टैलेंट है, उनको चूज़ करना इज़ कॉल्ड सेलेक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जाता है, और सिलेक्शन में उन्हीं में से जो बेस्ट लोग हैं उनको चूज़ कर लिया जाता है। इसके बाद में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अभी मैंने आपसे बताया कि 10 लोग हमने रखने हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रखने हैं। अब उन 10 लोगों को ले आए, और जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए उन लोगों की हमें ज़रूरत थी, हमने उनको उन डिपार्टमेंट में भेज दिया, इट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? प्लेसिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जब नया एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने के लिए आया है, तो उसको आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता, उसको वर्क कल्चर के बारे में नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसके सीनियर्स कौन है, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन है, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट कहाँ है ये नहीं पता, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, लीव एप्लीकेशन कहाँ लगानी है, सीनियर्स कहाँ बैठते हैं, कुछ पता नहीं है। तो ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, जो नया एम्प्लॉय आया है, जिसको आपने नए एम्प्लॉय को रखा है, उसको एक छोटा सा ट्रेनिंग देते हैं, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के विजन्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की छोटी सी हिस्ट्री भी क्लियर कर देते हैं, ताकि उसको काम करने में आसानी हो। तो ओरिएंटेशन का मतलब देखो यहाँ क्या है, ओरिएंटेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को फैमिलियर कर रहे होते हैं, नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैमिलियर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसको इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा। इसके बाद आता है जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, जिस भी पोस्ट के लिए आपने एम्प्लॉय को रखा है, उस पोस्ट से रिलेटेड उसकी नॉलेज इन्हांस करना, उसके स्किल्स को ब्रश अप करना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। जिस भी पोस्ट के लिए वो आपके यहाँ आया है, उस पोस्ट से रिलेटेड उसकी नॉलेज इन्हांस करना, उसके स्किल्स को ब्रश अप करना, उसको और कॉन्फिडेंट बनाना इज कॉल्ड ट्रेनिंग, राइट। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी उसको ऑल रिस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट्स में ग्रूम करना। ठीक है, जो भी मतलब देखो, डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम करना, जैसे हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, किसी का अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको कैसे बेयर करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है। अब ज़रूरी थोड़ा है कि अगर एम्प्लॉय को काम करना अच्छा आता है तो वो सबसे अच्छा एम्प्लॉय है। काम करना तो अच्छा उसको आता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ उसको और एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करना नहीं आता, तो इसका मतलब डेवलपमेंट की कमी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अच्छा सा काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है, ये डेवलपमेंट होता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं 6th पॉइंट। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें ये 8 पॉइंट है पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो 6 पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय आ गया आपके यहाँ, ठीक है, अब वो काम कर रहा है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि हम उसके काम के हिसाब से उसको फीडबैक देते हैं, उसको रेटिंग देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं। तो परफॉर्मेंस को एसेस करने से क्या होगा, उस एम्प्लॉय को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ख़राब काम कर रहा है, कहाँ कहाँ लैकिंग्स हैं,
कहाँ कहाँ उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स पे उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, इस कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी गिविंग फीडबैक टू द पीपल, ठीक है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, उसकी वीकनेसेस के बारे में बताते हैं, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसके बाद है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये डिसाइड कर लेते हैं हम कि भाई इस एम्प्लॉय को हमें कंटिन्यू करना है या निकाल देना है, या फिर इसको अभी हमें फर्दर और ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसकी रिपोर्ट, इसकी रेटिंग बन जाती है, उसी रेटिंग से फर्दर उसकी प्रमोशंस होती हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग में क्या है, देखो, इट इज़ नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कैरियर रिलेटेड इशूज़। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय तभी आएगा जब उसको ये पता होगा कि आपने उसको जिस पोस्ट के लिए रखा है, आपने उसको जिस पोस्ट के लिए रखा है वो ज़िंदगी भर उसी पोस्ट पे काम नहीं करेगा, उसकी प्रमोशंस और ग्रोथ भी होगी। अगर एम्प्लॉय को आप ग्रोथ नहीं दे पा रहे, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए वो आया है उसी पोस्ट पे वो काम करता जा रहा है, तो उसकी जॉब मोनोटनस हो जाएगी और ग्रोथ नहीं मिलने की वजह से वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाएगा। तो आजकल के कंपनीज़ क्या करती हैं, कैरियर प्लानिंग करती हैं, उन्हें मालूम है एम्प्लॉय को ग्रोथ देनी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन देनी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, उसकी कैरियर प्लानिंग करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग काम करने का तरीका है, लेकिन एक कॉमन एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में L1, L2, L3, L4 ये 4 ग्रेड होते हैं। देखो, ग्रेड्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल है बेटा, ये चैलेंज मत करना मतलब इसको। अब जैसे आपने उसको L1 की कैटेगरी में रखा, नहीं L4 की कैटेगरी में रखा, एम्प्लॉय नया आया है, आपने उसको L4 कैटेगरी में रखा, बिल्कुल फ्रेशर है। अब धीरे धीरे उसको L3 की कैटेगरी में भेजेंगे, फिर उसको L2 कैटेगरी में भेजेंगे और फिर L1 कैटेगरी में भेजेंगे। तो जैसे जैसे उसकी ये कैटेगरी इन्हांस होती जाएंगी, वैसे वैसे उसकी सैलरीज बढ़ेंगी, उसकी अथॉरिटी बढ़ेंगी और उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो यही है कैरियर प्लानिंग। मतलब अगर एम्प्लॉय को कैरियर प्लानिंग नहीं करी, अगर उसको पोजीशंस को रिवाइज्ड नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया, तो अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनसेशन, और विच इज़ द लास्ट पॉइंट, और इस चैप्टर के प्रोसेस का ये लास्ट पॉइंट ही है। कंपनसेशंस मतलब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको आप कुछ सैलरीज वेजेस तो दोगे तभी काम करता रहेगा। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेटअप अ प्लान, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कुछ फर्दर प्लान्स बनाए एम्प्लॉयज़ को वेजेस और सैलरीज देने के। तो एम्प्लॉयज़ की पेमेंट को बढ़ाना के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, एक होता है टाइम बेस्ड सैलरीज और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। टाइम बेस्ड सैलरी में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद सैलरी दे देते हैं। जैसे वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कभी कुछ पोजीशंस पे हम डेली सैलरी देते हैं, मजदूरी वेजेस। कभी कुछ एम्प्लॉयज़ को हम 15 दिन में एक बार सैलरी देते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को हम 1 महीने में एक बार सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं। तो एक होती है टाइम बेस्ड, यानी जिसमें एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आप एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर देते हो। और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी, जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस करी उतनी सैलरी मिलेगी, या जितने यूनिट उसने सेल्स करी उतनी सैलरी मिलेगी। तो टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड 2 तरह की सैलरीज होती हैं। इसके अलावा सैलरीज के अलावा कंपनसेशन में कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे कि बोनस, जैसे इंश्योरेंस, उसकी एम्प्लॉयज़ की को वेकेशंस प्लान करके देना, उसके बच्चों की एजुकेशन, ये सब कॉम्पनसेशंस के अंदर आता है, ठीक है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशंस पर भी ध्यान देती हैं, टाइम टू टाइम उसके कॉम्पनसेशंस को इंक्रीज़ करती हैं ताकि उसका मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज्ड रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं वाइंड अप करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो वर्दी लग रही है, समझ में आई है, तो बेटा मुझे भी एनकरेज करो, इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। फ्राइडे को हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं 8 बजे, आप उस डाउट क्लियरिंग सेशन में आकर भी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो, ऑलराइट। तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लियर सेशन में भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये है कि अगर आपको ये वीडियो वाकई समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो भी आप मुझे बताओ। और अगर आपको लगता है लाइक इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इसको और इनोवेटिव कैसे बनाया जा सकता है, तो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि देखो ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सारे नोट्स बनाना और सब रिकॉर्डिंग करना, इट टेक्स टाइम।
तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, मुझे भी अच्छा लगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि और बच्चे भी इससे एडवांटेज ले सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।